Hello friends, welcome to Mashru channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ट्रस्ट होता है जो पूल ऑफ मनी कलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स और उसे इन्वेस्ट करता है इन वेरियस एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, लिक्विड एसेट्स एक्सेट्रा। सो ये म्यूचुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट, लॉस, रिस्क और डिविडेंड्स होता है इन्वेस्टमेंट से जो आता है वो सब शेयर होता है इन्वेस्टर्स में अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशंस। जितना भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से ये सब में ही डिवाइड होता है इन प्रॉफिट, लॉस इन और डिविडेंड्स और रिस्क जो भी है। सो यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं हम। ये सबसे पहले यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट म्यूचुअल फंड सेटअप किया था इंडिया में 1963 में, और इन अर्ली 1990s में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए। और 1992 में सेबी एस्टेब्लिश हुआ था जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी। और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसलिए सेटअप किया गया था क्योंकि वो हेल्प करता है फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज़ और रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड। जो भी पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट और रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स की, और प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और प्रमोट करने में हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। और 1993 में सेबी ने नोटिफाइड in 1993 SEBI notified regulations for the mutual funds, और after 1993 प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्टेड टू ऑफर म्यूचुअल फंड। पहले तो सबसे पहले यूटीआई ने किया, फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक बैंक्स को दिया और इंस्टीट्यूशंस को दिया, फिर 1993 में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अलाउड किया टू ऑफर म्यूचुअल फंड्स। इन 1996 द रेगुलेशंस वे कम्प्लीटली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। सो उसके बाद सेबी इशूड गाइडलाइंस टू म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सो अब हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। लोग बहुत डरते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या सेफ़ है, क्या ये शेयर्स की तरह है या ये क्या है। एक्चुअली इसमें डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। जैसे कि आपको हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, ऐसे आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। जितना आप ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, जितना बीच में लेंगे, कम लेंगे उतना कम आएगा, या बिल्कुल ही नहीं लेना चाहेंगे तो रिटर्न्स कम आएंगे जो कि डेट में रहते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड से बाय कंपनी साइज़। कंपनी का जो साइज़ है, जैसे लार्ज कैपिटलाइज्ड फंड्स हैं, मिड कैपिटलाइज्ड फंड्स हैं, स्मॉल कैपिटल फंड्स हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द कंपनी साइज़। सो ये हो गए 3 टाइप्स बाय कंपनी साइज़। देन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय स्ट्रक्चर। ये सब हम आगे डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय स्ट्रक्चर इज़ ओपन एंडेड स्कीम्स, क्लोज एंडेड स्कीम्स, इंटरवल स्कीम्स। सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है इक्विटी स्कीम्स, इनकम और डेट स्कीम्स, बैलेंस्ड स्कीम्स, मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, गिल्ड स्कीम्स, इंडेक्स स्कीम्स, सेक्टर स्कीम्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम्स, फंड्स ऑफ फंड स्कीम्स। फ्रेंड्स, ये जो भी 10 टाइप्स मैंने बताए हैं मैं ये आगे डिस्कस करूंगी कि ये क्या है। सो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय पे आउट। पे आउट में है ग्रोथ स्कीम्स, डिविडेंड पे आउट स्कीम्स, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ओके, सो म्यूचुअल फंड is described as a combination of the funds mentioned above. For example, जैसे अ लार्ज कैप ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी करके ये डिस्क्राइब किए जाते हैं। आप कॉम्बिनेशन वाले भी म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो उसमें जो दूसरा मैंने बाय स्ट्रक्चर बताया था ओपन एंडेड, तो आप उससे भी ये कंबाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अ लार्ज कैप ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम विथ ग्रोथ ऑप्शन, अ स्मॉल कैप open-ended debt scheme with dividend option, a large cap close-ended balance scheme with dividend option। तो ये ऐसे आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। आप जो इसके डिटेल्स हैं अबाउट ईच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अब हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया था म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय कंपनी साइज़। सो म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय कंपनी साइज़ में मैंने क्या बताया था, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप। तो अब हम डिस्कस करते हैं लार्ज कैप फंड्स क्या है।
दिस फंड्स इन्वेस्ट, जैसे मैंने बोला लार्ज कैपिटल जो कंपनी की है, सो इन्वेस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पस इन कंपनीज विद इन लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिनका लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, रिलायंस है, जो भी बड़ी ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं, वो अपना जो फंड्स इन्वेस्ट करती हैं, लार्ज पोर्शन इन्वेस्ट करती हैं इन देयर लार्ज कैपिटल, जो इन्वेस्ट करते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पस इन विथ लार्ज कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। दीज फंड्स जनरली ऑफर स्टेबल एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको थोड़ा टाइम तक इसमें आप रुकेंगे, थोड़ा लॉन्ग तक आप रुकेंगे, तो ये आपको ऑफ़र जनरली ये स्टेबल रिटर्न्स ऑफ़र करेगी जो कि सस्टेनेबल होंगे। इसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। दीज फंड्स आर क्लासिफाइड एज लेस वॉलेटाइल्स, लेस रिस्क एंड लेस रिटर्न्स, क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। जैसे स्मॉल कंपनीज है, उसमें कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं है, तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो आपको कभी ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि पता नहीं आज है कंपनी कल नहीं है। तो इसके लिए जो ये लार्ज कैप फंड्स है, ये काफ़ी सेफ़ होते हैं, लेस रिस्की, मतलब एकदम भी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह नहीं बोल सकते, बट येस, क्योंकि हमें पता है ये कंपनीज़ अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, इनका लॉन्ग फ्यूचर में अच्छा ये है, और आगे चल के लेस रिस्क लेस रिटर्न्स आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म रुकेंगे तो आपको गुड रिटर्न्स मिलेंगे। सो अब हम देखते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया लार्ज कैप फंड्स। देन विल गो फर्दर मिड कैप फंड्स। दीज फंड्स इन्वेस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पस इन कंपनीज विद मिड साइज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये अपने कॉर्पस में लार्ज पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं विद मिड साइज मार्केट कैपिटलाइजेशंस। दीज फंड्स जनरली ऑफर मीडियम रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप रुकेंगे, थोड़ा उसमें रुकेंगे, तो आपको मीडियम, आपको ना ज़्यादा एकदम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना बिल्कुल लो, इसमें आपको मीडियम प्रॉफिट्स, मीडियम रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये क्लासीफाइड किया जाता है एज ए मीडियम वॉलेटाइल, मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न्स। ये ज़्यादा भी एकदम भी सेफ नहीं रहेगा, एकदम भी मतलब वॉलेटाइल कम नहीं रहेगा, मीडियम वॉलेटाइल रहेगा, इसमें मीडियम रिटर्न्स मिलेंगे और मीडियम रिस्क रहेगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्मॉल कैप फंड्स में। दीज फंड्स इन्वेस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पोरेट्स इन कंपनीज विद स्मॉल साइज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, जहाँ लार्ज पोर्शन वो लोग कॉर्पोरेट्स अपना इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज विद स्मॉल साइज कैपिटलाइजेशन। जो भी स्मॉल साइज कैपिटलाइजेशन की कंपनीज़ हैं उसमें ये इन्वेस्ट किया जाता है। एंड दीज फंड्स जनरली ऑफर मोर रिटर्न्स, जैसे मैंने बोला, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कभी आज ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसके हिसाब से ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। सो इसमें दीज फंड्स आर क्लासिफाइड एज मोर वॉलेटाइल, मोर रिस्क, क्योंकि वॉलेटाइल ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे कभी कभी आपको। सो इट डिपेंड्स वेदर यू टेक स्मॉल, यू गो फॉर स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप। सो आई होप ये वाले 3 टाइप्स आपको क्लियर हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि मैं अगर थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, जो भी आपको अगर किसी कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स बाय टाइप्स बाय स्ट्रक्चर इज़ ओपन एंडेड स्कीम्स, क्लोज एंडेड स्कीम्स, इंटरवल स्कीम्स होते हैं। अब हम देखते हैं ये ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होता है। दी स्कीम्स डोंट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी, क्योंकि ये ओपन रहते हैं, आप कभी भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी इनमें से निकल जा सकते हैं। ओके, यू कैन बाय और सेल द यूनिट्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर एज पर NAV प्राइजेस। उनका नेट एसेट वैल्यू जिसे बोलते हैं NAV जो है, जो चल रहा है, उस हिसाब से आप कभी भी ये बाय कर सकते हैं, कभी भी आप ये सेल कर सकते हैं। जो इसके की फीचर हैं वो है लिक्विडिटी। जैसे मैंने बोला, कभी भी आप अपना मनी निकाल सकते हैं, कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ये स्कीम्स हैं अनाउंस करते हैं NAV डेली बेसिस पे। So open-ended schemes are whenever you want to buy, you can buy, whenever you want to sell, you can sell at their NAV prices. So close-ended schemes क्या होता है? These schemes come with a fixed maturity period, कि ये इतने ही मंथ्स के लिए है, ये इतने ही ईयर्स के लिए है, आप तभी ही खरीद सकते हैं, आप तभी ही निकल सकते हैं इसमें से। Like you can invest in these schemes only at the time of initial issue
कॉल्ड न्यू फंड ऑफर। जब इसका NFO आता है, आपने सुना होगा NFO न्यू फंड ऑफर, जब आता है आप ये तभी ही खरीद सकते हैं और यू कैन सेल दी यूनिट्स ओनली एट अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। जब उसमें मैच्योरिटी डेट दी हुई है, ये 3 साल जैसे दी हुई है, तो आप तभी ही सेल कर सकते हैं अपने यूनिट्स। इसके अलावा दी स्कीम्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर यू कैन बाय और सेल यूनिट्स ऑफ द फंड। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहते हैं। दी स्कीम्स अनाउंसेस NAV ऑन अ वीकली बेसिस। तो आप अपना वीकली पे आप देख सकते हैं कि इसके NAV क्या चल रहा है, जो कि नेट एसेट वैल्यू कहलाता है। आगे हम और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो इंटरवल स्कीम्स, दी स्कीम्स कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। ओके, ये दोनों भी कंबाइन करते हैं। सो like you can buy or sell the units at pre-determined intervals at NAV price. उसके अलावा these schemes are listed on the stock exchange where you can buy or sell units of the fund. सो इसमें दोनों बेनिफिट्स हैं आपको, क्लोज एंडेड के भी, ओपन एंडेड के भी। इनको कहा जाता है इंटरवल स्कीम्स। सो म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की आपको कितने रिस्क की लेना है। जैसे मैंने कहा, लोग डरते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि नहीं, तो ये उनके लिए टाइप्स दिए गए हैं, ज़्यादा रिस्की, कम रिस्की, लो। अगर कोई ज़्यादा रिस्क उठाना चाहता है तो वो जा सकते हैं इक्विटी स्कीम्स के साथ, और अगर इनकम और डेट स्कीम के साथ जाएंगे तो उनको ये काफ़ी कम, इसमें रिस्क कम रहेगा, रिटर्न्स भी उसी के हिसाब से कम रहेंगे, बट फिक्स रिटर्न्स रहेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न्स, इनकम मतलब मंथली जो भी है, रेगुलरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो लोग जैसे रिटायर्ड पीपल हैं, वो लोग जा सकते हैं इनकम और डेट स्कीम्स के लिए। बैलेंस स्कीम्स, ये रहता है इसमें बैलेंस है, थोड़ा इक्विटी रहेगा, थोड़ा डेट रहेगा, और मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम्स। फ्रेंड्स, हम इसको अब डिटेल्स में हम देखते हैं ये क्या है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो ओके, 5 टैक्स सेविंग स्कीम्स भी होता है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। गिल्ड स्कीम होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, तो इंडेक्स स्कीम्स होता है, सेक्टर स्कीम्स होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है, फंड्स ऑफ फंड स्कीम्स होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम ये डिटेल्स में डिस्कस करते हैं व्हाट इज इक्विटी स्कीम्स। दी स्कीम्स आर नोन एज हाई रिस्क हाई रिटर्न। जैसे मैंने बोला कि जो हाई रिस्क ले सकते हैं, जिनका कैपिटल बहुत है एंड दे कैन कीप फॉर लॉन्ग टर्म, तो दे कैन गो फॉर दीज स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स। सो these schemes generally invest a majority of their funds in equity, जो कि शेयर्स कहलाता है। जैसे हम डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये केवल शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड hence these are हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। जैसे मैंने बार बार बोला, इक्विटी स्कीम्स आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, वो ओनली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो दोज हु हैव द हाई रिस्क पोटेंशियल, जो रिस्क ज़्यादा उठा सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन दिस equity share schemes. So these schemes aim to provide capital appreciation over long term and hence suitable for long term investors. These schemes are not suitable for those who want regular income or who need money in a short term. जैसे बोला, जैसे रिटायर्ड हैं या जिनकी इनकम कम है, वो इनकम चाह रहे हैं, रेगुलर रिटर्न्स चाह रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम। उनके लिए अदर स्कीम्स भी हैं इन म्यूचुअल फंड्स। सो उनके लिए इनकम और डेट स्कीम्स। ये जो स्कीम्स हैं आर नोन एज लेस रिस्क लेस रिटर्न्स। ये स्कीम इन्वेस्ट करती हैं मेजॉरिटी ऑफ देयर फंड्स इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ लाइक bonds, corporate debentures, government securities and money market instruments. These investments are low risk investments. इसमें काफ़ी लो रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ही सेफ स्कीम्स हैं। जैसे कोई रिटायर्ड है, उनके पास है कैपिटल है और वो उसके ऊपर रिटर्न्स चाहते हैं, जैसे हम FD करते हैं, उस हिसाब से ये वाले म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके इन स्कीम्स में डालते हैं। वो ही डिबेंचर्स डालेंगे, वो ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डालेंगे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो वो हिसाब से इसमें ये लोग म्यूचुअल फंड्स में ये स्कीम्स बनाते हैं फॉर इनकम एंड डेट स्कीम्स। दीज स्कीम्स एम टू प्रोवाइड रेगुलर एंड स्टेडी इनकम एंड हैंस सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म एंड रिटायर्ड पीपल, एज आई सेड. These schemes are not suitable for long-term investors as there will not be much
ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको लिमिटेड इंटरेस्ट ही मिलेगा जो गवर्नमेंट का चल रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, रिटायर्ड हैं, वो लोग इस पे इंटरेस्ट पा सकते हैं रेगुलर इनकम बेसिस पे, रेगुलर रिटर्न बेसिस पे। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर देम, इनकम और डेट स्कीम्स। अब देखते हैं बैलेंस स्कीम्स। अच्छा, इसमें है मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न्स। जिनके पास रेगुलर इनकम आ रहा है, इनकम ऑफ सोर्स है, तो वो चाहते हैं कि उनको अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए हैं और उनको रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना है, तो ये स्कीम्स उनके लिए हैं। these schemes in both equity and fixed income instruments। जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, बाकी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हैं, मनी मार्केट्स हैं, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं, प्लस इक्विटी में भी करते हैं। सो these schemes aim to provide a combination of regular income and moderate capital appreciation। these schemes are suitable for investors looking for moderate growth। जी कि ठीक ठाक ग्रोथ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमें कम चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। येस, वी कैन टेक मीडियम रिस्क और हम मीडियम रिटर्न्स ले सकते हैं, ये उनके लिए है। सो नेक्स्ट विल सी मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम्स। these schemes provide easy liquidity। देखिए, मनी मार्केट में चल रहा है। मनी मार्केट जैसे होता है ट्रेजर बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, जो हम पोस्ट ऑफिस बैंक्स में करते हैं। सो दी स्कीम्स इन्वेस्ट इन सेफ एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। सो दी स्कीम्स एम टू प्रोवाइड कैपिटल प्रोटेक्शन एंड मॉडरेट इनकम। इसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि अगेन ये ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट्स, डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और द रिटर्न्स फ्रॉम दी स्कीम्स में फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। जैसे हमने देखा मनी मार्केट में जो ये सर्टिफिकेट्स और इनका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा। जैसे कभी 5.5% है तो कभी 4.5 हो जाएगा, 6% हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन ये आपको रिटर्न्स देंगे। बट अगेन दिस इज़ ईजी लिक्विडिटी। आप ये एक शॉर्ट टर्म के रहते हैं तो आप कभी भी इसमें निकल सकते हैं, लो रिस्क है और अच्छे रिटर्न्स हैं। सो यू कैन गो फॉर मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम्स। सो टैक्स सेविंग स्कीम, जो लोग को टैक्स बचाना होता है, जिनका टैक्स बहुत आता है एज़ पर देयर टैक्स स्लैब, उनको अपनी इनकम को सेव करना है फ्रॉम टैक्स, जिसमें डिडक्शन मिल जाता है अंडर 80C, तो ये स्कीम्स उनके लिए है। तो वो स्कीम्स कौन सी हैं? वो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जिसे हम ELSS बोलते हैं, और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स RGESS। ये दो जो स्कीम्स हैं ये स्पेशली फॉर टैक्स बेनिफिट वालों के लिए, जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए। The aim of these schemes is provide capital appreciation and tax benefits। ये कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ाता है और टैक्स बेनिफिट, मतलब जिसको अपनी इनकम पे थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी चाहिए, रिटर्न्स भी चाहिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है, और वो अंडर 80C उसमें आपको डिडक्शन भी मिल जाता है। दी स्कीम्स कम विद अ स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड। ये आपके जैसे आप टैक्स बेनिफिट के लिए जा रहे हैं तो ये स्कीम्स में थोड़ा लॉक इन रहता है कि समझिए 3 years के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा, आप निकाल नहीं सकते, डाल नहीं सकते, बट येस इसमें रिटर्न्स अच्छे रहेंगे। और जैसे 3 years हो गया, 5 years हो गया, आपको उतने ईयर्स के लिए अंडर 80C सेक्शन आपको डिडक्शन मिलेगा। दीज स्कीम्स इन्वेस्ट मेनली इन इक्विटीज़, हैंस दे आर हाई रिस्क ओरिएंटेड स्कीम्स। जैसे जो लोग का टैक्स में स्लैब में आ रहा है तो उनके लिए ये अच्छी है, तो फिर उनकी जो इनकम है अच्छी होगी तो वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एंड दे कैन बट ऑफ कोर्स दे विल गेट द गुड रिटर्न्स टू, एंड दे विल गेट टैक्स इनकम बेनिफिट टू अंडर सेक्शन 80C। गिल्ड स्कीम्स क्या होता है? दी स्कीम्स इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है बट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सो दे कैन गो फॉर गिल्ड स्कीम्स। गिल्ड स्कीम्स क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं। NAVs ऑफ दीज स्कीम्स फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट। जैसे मैंने इसमें भी बताया मनी मार्केट में, उसी हिसाब से इसमें भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, बट दे इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो दीज आर वेरी सेफ स्कीम्स इन म्यूचुअल फंड्स। सो
Next is index schemes. These schemes represent the portfolio of particular index such as BSE, NSE, निफ्टी. जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है निफ्टी, जो कि टॉप 50 कंपनीज़ हैं उसमें, ब्लू चिप्स कंपनीज़. तो ये स्कीम इंडेक्स कहलाया जाता है, BSE और NSE इंडेक्स कहलाया जाता है. तो ये सीधा उसमें जाके इन्वेस्ट कर देंगी टॉप 100 BSE में और टॉप 50 में. तो जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं NSE और BSE में, ये स्कीम्स उसमें जाके आपके पैसे लगा देंगे. तो जैसे जैसे उनके प्रॉफिट्स, जैसे जैसे उनका शेयर प्राइस चलेगा, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे. दी स्कीम्स इन्वेस्ट इन दी, जैसे बताया, इन दी शेयर्स दैट रिप्रेजेंट इन एन इंडेक्स. जो भी ये इंडेक्स में शेयर्स हैं उसमें जाके इन्वेस्ट कर देगी. एनएवीज ऑफ दी स्कीम्स विल राइज और फॉल अकॉर्डिंग टू दी राइज ऑफ फॉल इन दी इंडेक्स. जैसे भी निफ्टी में फॉल हो रहा है या निफ्टी में राइज हो रहा है, BSE में फॉल हो रहा है, BSE में राइज हो रहा है, उस हिसाब से आपका ये रिटर्न्स जनरेट करेगा. So these are little risky but these are very good because this is top 15, top 100 इसमें शेयर्स रहते हैं. So you can invest if you have high risk potential, you can go for these schemes. सो सेक्टर स्कीम्स, अच्छा, ये इसमें सेक्टर वाइज ये इन्वेस्ट करेगी. म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स हैं वो स्कीम्स में सेक्टर वाइज डालेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर डालते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में हो गया TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जो भी IT कंपनीज़ हैं वो उसमें जाएंगी. तो जिस तरह से IT कंपनी ग्रोथ कर रही है, या समझो अगर उसमें थोड़ा लो आ रहा है, उस हिसाब से ये स्कीम वर्क करेगी. सो रिटर्न फ्रॉम दी स्कीम्स डिपेंड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द चूजन सेक्टर. जैसे जो भी सेक्टर चूज़ करते हैं, समझिए जैसे इसमें IT चूज़ किया, किसी में फाइनेंशियल सेक्टर चूज़ कर लिया. सो डिपेंड ऑन दी सेक्टर, बट दीज स्कीम्स आर हाई रिस्की कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड. क्योंकि जैसे हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में डालते हैं, तो अगर IT अगर कम रिटर्न दे रहा है तो हो सकता है फाइनेंशियल ज़्यादा दे रहा है, या दूसरा सेक्टर है वो ज़्यादा दे रहा है, तो डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है. बट समझिए अगर ओनली आप सेक्टर बेस्ड जा रहे हैं, ओनली IT में जा रहे हैं और IT एकदम गिर गया, तो आपके रिटर्न्स भी आपका ये स्कीम भी गिर जाएगा. सो बट यू नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऊपर आएगा ही, बिकॉज इट विल invest in blue chip companies of sectors, of specified sectors. So you can invest in sectors too if you are confident, yes, this is a good sector and over a period of time, in long term, it will give good returns. So you can go for sector based schemes also. So exchange traded schemes, ये क्या होता है? These schemes contain a basket of shares that represent the combination of index like BSE, NSE index etc. इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है. BSE, NSE ये दोनों मिला के जो भी उसमें शेयर्स है उसमें ये स्कीम इन्वेस्ट करती हैं. इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल दी फंड्स एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स एट दी ट्रेड. जब हमारे ट्रेडिंग आवर्स हैं जो कि 9:15 to 3:30 रहता है मॉर्निंग का, उसमें ये कभी भी इसमें ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं फॉर द फंड्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स एट द ट्रेडेड प्राइस. दिस हैड एडवांटेज ओवर द इंडेक्स फंड्स दैट अलाउज यू टू बाय और सेल बेस्ड ऑन एंड ऑफ डे NAV ओनली. तो इसका एडवांटेज है ओवर द इंडेक्स फंड्स दैट अलाउज यू टू, आप खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन एंड ऑफ द डे NAV. जो भी एंड ऑफ द डे NAV है उस पर ही आप बाय और सेल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एडवांटेज. एंड फंड ऑफ फंड स्कीम्स क्या होता है? Fund of fund schemes are, these schemes invest in other mutual fund schemes. This help investor to diversify the risk through the one scheme. तो जो टारगेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, इसमें फ़ंड का फ़ंड रहेगा, जो भी म्यूचुअल फंड है वो डाइवर्सिफाई कर देगा, फंड का फ़ंड स्कीम देगा, और इसमें आपका जो रिस्क होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. जो रिटर्न्स होगा डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स. जो भी मतलब 2-3 स्कीम्स मिला के ये एक म्यूचुअल फंड बना देंगे, उसे बोलते हैं फंड ऑफ फंड स्कीम्स. तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है. जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो ये 2-3 मिला के, जैसे सेक्टर मिला दिया और एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स में मिला दिया, तो 2-3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिला के एक फ़ंड बना देते हैं, तो काफ़ी डिवाइड हो जाता है आपका रिस्क. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन. यू कैन गो फॉर फंड ऑफ फंड स्कीम्स.
सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप ये स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने स्कीम्स टाइप्स बताए काफ़ी इसमें क्लियरली डिस्क्राइब किए गए हैं। सो यू कैन जस्ट गो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट एंड यू कैन सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड स्कीम्स अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट्स। सो म्यूचुअल, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पे आउट। कुछ लोग रहते हैं कि बोलते हैं नहीं हमें रेगुलर इनकम चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं इट्स ओके अगर हमें ईयर में वन टाइम भी रिटर्न्स मिल रहे हैं देन इट्स ओके। सो ये उन लोग के लिए है म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय पे आउट। सो इसमें है, इसमें क्या क्या आता है, ग्रोथ स्कीम, डिविडेंड पे आउट स्कीम्स, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो अब हम देखते हैं ग्रोथ स्कीम क्या होता है। As the name implies, growth option aims for capital appreciation over long term. इसमें जो है आपका जो कैपिटल है लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो डिविडेंड या रिटर्न आ रहा है वह एप्रिशिएट हो जाएगा। दी नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट आप जो बाई कर रहे हैं विल रिमेन दी सेम टिल यू सेल दैम। आपका जो यूनिट्स रहेगा जो आप स्टार्टिंग में बाई करते हैं वो एट दी एंड तक आपका सेम रहेगा। और NAV ऑफ द स्कीम विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। NAV बढ़ती कम होती रहेगी, नेट एसेट वैल्यू जिससे हम लोग बाय करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि इसका अभी म्यूचुअल फंड का प्राइस क्या चल रहा है, उसे बोलते हैं NAV। तो वो बढ़ते घटते रहेगी, वो उस हिसाब से आपको रिटर्न्स देती रहेगी। इन दी स्कीम्स यू विल गेट मनी ओनली व्हेन यू सेल दी यूनिट्स। जैसे मैंने बोला एक बार आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, वंस यू सेल दी यूनिट्स, होल यूनिट या जो भी आपका म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं तब आपको ये मनी आपको मिलेगा, जो रिटर्न्स रहेंगे उस पर मिलेगा। दिस इज सूटेबल फॉर दोज हु एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ ओवर लॉन्ग टर्म एंड दोज हु इज नॉट इन नीड ऑफ मनी ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म। जिनके पास है कि येस वी हैव अ कैपिटल एंड वी नीड टू इन्वेस्ट एंड वी डू नॉट रिक्वायर इट नाउ, सो दे कैन इन्वेस्ट इन दीज स्कीम्स एंड उनका जो मनी आ रहा है, जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो ग्रोथ होते रहेंगे, रिटर्न्स आपके बढ़ते रहेंगे। एज पर दी NAV आपके रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे एंड देन व्हेन यू डिसाइड टू सेल द यूनिट्स देन यू विल सी देयर विल बी अ लम्प सम अमाउंट एंड यू कैन विड्रॉ और यू कैन सेल दिस म्यूचुअल फंड एंड आफ्टर रिडेम्पशन यू विल गेट द रिटर्न्स। सो जो नेक्स्ट है दैट इज डिविडेंड पे आउट स्कीम। ओके, अनलाइक ग्रोथ स्कीम दीज आर डिविडेंड पे आउट्स। यहाँ पे जो है डिविडेंड्स आर नथिंग बट दी प्रॉफिट्स मेड बाय दी म्यूचुअल फंड स्कीम। जो भी प्रॉफिट बनाएगा म्यूचुअल फंड स्कीम से वो आपको मिलेगा पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड पे। दी स्कीम्स पे आउट्स डिविडेंड्स टू इन्वेस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो जैसे हमें रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, इसमें जो रिटर्न्स हो जाएंगे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, उससे बोलते हैं डिविडेंड्स। जो भी प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पर आपको जो रिटर्न्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, बट द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड्स गारंटीड नहीं रहता। जैसे जैसे फंड ये म्यूचुअल फंड स्कीम डिक्लेयर करेगा कि यस नाउ डिविडेंड इज़ बीन डिक्लेयर्ड, तब आपको ये डिविडेंड्स मिल जाएंगे। समझिए 2 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, बट आपको बीच में मिलेगा, आपको लास्ट तक नहीं रुकना है। द नंबर यूनिट्स विल रिमेन द सेम बट NAV ऑफ द स्कीम कम डाउन आफ्टर द डिविडेंड। जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसका जो NAV है वो फ्लक्चुएट होता है, उसके हिसाब से आपका जो NAV प्राइस चल रहा है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो जिनने इसमें इन्वेस्ट किया है उनको ये देंगे। तो समझिए NAV लो है तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट अच्छा कर सकते हैं। सो अब वो NAV लेस हो जाएगा, यूनिट्स तो सेम रहेंगे बट NAV नीचे आ जाएगी और आपको प्रॉफिट्स मिल जाएगा। दिस इज़ सूटेबल फॉर दोज हु एक्सपेक्ट टू रिसीव इनकम फ्लो ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे मैंने बोला किसी को चाहिए है कि नहीं हमें साल में नहीं, 2 साल में नहीं, एंड में नहीं, हमें रेगुलर बेसिस पे या एटलीस्ट 2-3 साल में हमें इनकम चाहिए। सो दिस इज़ गुड फॉर दैम डिविडेंड पे आउट स्कीम। आपको प्रॉफिट टाइम टू टाइम मिलेगा एज अ डिविडेंड। Guys, hope you are understanding. If there is doubt, please comment and ask. So third one is dividend reinvestment schemes. Okay, this scheme declares dividend but it is not paid to investor. जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रॉफिट होता है वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, बट इसमें डिविडेंड तो डिक्लेयर होता है बट आपको डिविडेंड्स इंटरवल्स पे, पीरियड्स पे आपको पे नहीं किया जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट दे री इन्वेस्ट
इनटू द स्कीम। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्टेड रहते हैं उस स्कीम में, आपके डिविडेंड्स री इन्वेस्ट होते जाएंगे इस स्कीम में। NAV गेट्स री एडजस्टेड आफ्टर द डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड री इन्वेस्टेड। NAV एडजस्ट हो जाएगा, जैसे मैं बोला, जैसे जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो थोड़ा नीचे आता है, तो उस हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट होगा वो होता रहेगा, और आपके जो डिविडेंड्स वो सेव रहेंगे, वो री इन्वेस्टेड होते रहेंगे, आपके यूनिट सेफ रहेंगे, आप उस स्कीम में बने रहेंगे। द नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज एज द डिविडेंड्स आर री इन्वेस्टर। जैसे कि आपने आपका क्योंकि री इन्वेस्ट हो रहा है, आपका अमाउंट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपके यूनिट्स भी बढ़ते जाएंगे इसमें। समझिए आपने 100 यूनिट्स लिए हैं, बट आपका डिविडेंड बढ़ते 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 बहुत हो गया, तो आपके उस हिसाब से NAV के हिसाब से, क्योंकि NAV आपका बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपके यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो जिनको ऐसा है कि यस मेरे यूनिट्स भी बढ़ जाएं एंड आई डोंट रिक्वायर डिविडेंड ऑन इंटरवल बेसिस, इट्स ओके, आई कैन स्टे लॉन्गर, आई कैन स्टे इन्वेस्टेड लॉन्गर, सो दे कैन गो फॉर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट जो है फीचर्स हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्या हैं। जिनको डाउट है कि हम ये म्यूचुअल फंड्स के साथ जाएं कि नहीं, आर दे सेफ, तो अब हम सारे मेरिट्स डीमेरिट्स हम जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। स्कीम मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। ये प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर्स रहते हैं, जो ये स्कीम्स बनाते हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल रहते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड रहते हैं, तो वो लोग देख के ही कि विच कंपनीज आर गुड टू इन्वेस्ट, विच गवर्नमेंट सेक्टर्स, विच गवर्नमेंट स्कीम्स आर गुड टू इन्वेस्ट, कौन से अच्छे रिटर्न्स देते हैं, निफ्टी में क्या है, BSE में क्या है, कौन से स्कीम में कौन सा सेक्टर डालना चाहिए, कौन से स्कीम बनानी चाहिए। सो दोज आर दी फंड मैनेजर्स। तो वो उनसे, प्रोफेशनल फंड मैनेजर से ये स्कीम, ये म्यूचुअल फंड्स मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम्स दैट यू कैन चूज़ एज़ पर योर नीड्स एंड कन्वीनियंस। जैसे कि मैंने वाइड वैराइटीज़ आपको बताया कि क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट्स द रीज़न म्यूचुअल फंड्स आर सेफ। You have the choice that which you can choose as per your demand, as per your choice. So you can go blindly to the mutual funds as per your convenience, as per your choice. So mutual funds diversify the risk by investing a number of companies across a broad range of sectors. जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, तो उस हिसाब से फंड्स बाय फंड्स, तो उस हिसाब से आपके रिस्क जो है डिवाइड हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड बिकॉज इसमें रिस्क जो है, देन शेयर्स, जैसे आप शेयर्स हैं उसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मैं गवर्नमेंट में भी इन्वेस्ट करूँ, मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करूँ, मैं मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट करूँ। सो दैट्स वाई दीज आर गुड ऑप्शन। सो you can go for these mutual funds. These are the features. Mutual funds have the potential to deliver high returns over medium to long term. अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म तक आप रहते हैं इन्वेस्टेड इसमें, तो आपको बहुत चांसेस है कि आपको इसमें गुड रिटर्न्स मिले, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाई हो रहा है रिस्क, इसमें सेक्टर्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। सो इट इज़ ऑलवेज गुड if someone want to be invested for medium term to long term, they can get a good returns over a period of time. So mutual funds are relatively less expensive to invest in equities compared to directly investing with share markets. जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट्स बहुत रिस्की है, मैं बस इन्फोसिस में वो करूँगी इन्वेस्ट। यू डोंट नो, कल अगर IT सेक्टर डाउन हो गया, then your whole money will go down. So these are less risky than investing directly in share markets. So some of mutual fund schemes provide liquidity. जैसे मैंने बताया मनी मार्केट में अगर आप करते हैं, so they have liquidity whenever you want to go, you want to buy, you can buy, you want to sell, you can sell. So some of mutual funds, so they provide liquidity. So mutual funds provide transparency in the form of disclosing the investment strategy, proportion of asset class for investment value,
ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, वो आपको पीरियोडिकली आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपका जो ऑफ़र डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें क्लियरली आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या इसमें ये दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मिलती है एंड यू विल बी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड यू कैन इन्वेस्ट blindly in, not blindly but yes, going through the documents you can invest confidently. म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, इसलिए वो काफ़ी सेफ़ हैं। सेबी जो है रेगुलेट करती है पॉलिसीज़ एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है ऑफ इन्वेस्टर्स, सो दैट्स वाई दिस इज़ अ सेफ ऑप्शन। म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाइक ईएलएस प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ईएलएसएस है, उसके बेनिफिट्स बताए थे, तो वो आपको ये भी मिलता है इसमें। म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड एसआईपी, जो लोग चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है, तो वो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑप्शन ले सकते हैं कि मंथली आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये एज पर ईयर कन्वीनियंस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन भी रहता है एसआईपी। तो इसमें स्मॉल अमाउंट मिलेगा ऑन रेगुलर बेसिस। इसके हम ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे, आप लोग इन्वेस्ट करने के पहले श्योर हो जाए कि क्या है इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। सो लेट्स गो फॉर ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स इज़ नॉट गारंटीड एंड इट मे वेरी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। जैसे मैंने बताया, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सेक्टर में वाला आप स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, या आप शेयर वाला इक्विटी स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वाले में जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो रहा है या शेयर मार्केट थोड़ा अभी डाउन चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डैट म्यूचुअल फंड जो भी सेक्टर में स्कीम वो करते हैं इन्वेस्ट एज पर देयर सेक्टर, तो उसमें उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होगा, विच आई हैव मेड वेरी क्लियर इन starting only in beginning only. So yes, there is fluctuation, but if you stay invested for medium term to long term, it is very good. So this drawback may be convert into good advantages. So mutual fund companies charge investors for various professional funds management tasks. दे इंक्लूड ट्रांजेक्शन, इसमें कुछ चार्जेस भी रहते हैं जो कि आप अगर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उसमें क्लियरली मेंशन रहता है। तो जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सो मेक क्लियर कि इसमें क्या क्या चार्जेस हैं। दे इंक्लूड ट्रांजेक्शन चार्जेस, एग्जिट चार्जेस, जब आप सेल करते हैं तब आपके को एग्जिट चार्जेस लगते हैं, एंड रिकरिंग एनुअल चार्जेस। दिस चार्जेस में इम्पैक्ट द रिटर्न्स ऑफ द स्कीम। रिफर ट्रांजैक्शन चार्जेस, अगर आपको जाना है तो आप ट्रांजैक्शन चार्जेस देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में किसी में भी जाके, टू नो मोर अबाउट वेरियस कॉस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज विल कंटिन्यू टू चार्ज फीस इवन इफ द फंड गिव्स निगेटिव रिटर्न्स। ऑफ कोर्स अगर निगेटिव रिटर्न्स हो रहे हैं, बट उनके चार्जेस, क्योंकि हम फंड मैनेजर्स लग रहे हैं इसमें, वो थ्रू आउट दी स्कीम काम करते रहते हैं, तो इसमें ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस आपको लगते रहेंगे। बट मैं जैसे बताया कि अगर आप इसमें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको आपके रिटर्न्स जनरेट होते रहेंगे। Mutual fund companies will continue to charge fees even the fund gives negative returns. You can buy or sell mutual fund units only at the end of the day, not during trading hours. जब ट्रेडिंग आवर्स रहते हैं शेयर मार्केट के, तब आप नहीं, आप बाय और सेल कर सकते हैं ओनली एट द एंड ऑफ द डे ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। म्यूचुअल फंड कंपनीज keep a large amount of cash at hand to pay the investor just in case if they sell the units due to various reasons. म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रखते हैं हैंड में कि कभी भी उनको यूनिट सेल करने पड़ सकते हैं वेरियस रीज़न। जो फंड मैनेजर्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली हमारे इस पर वॉच रखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, वॉच रखते रहते हैं, आज ये शेयर गिर गया, क्या ये इसमें रखना चाहिए है। तो टाइम टू टाइम वो उस हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से कि इसमें गुड रिटर्न्स मिलें, उसके हिसाब से वो चीज़ें चेंज करते रहते हैं। सो वो इसलिए कैश इन हैंड रखते हैं ताकि कभी भी उनको बाय और सेल करना पड़ सकता है। सो दे कीप अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश एट हैंड। इट मीन्स दैट दे नीड टू इन्वेस्ट इन कैश इन एडिशन टू अदर एसेट क्लासेस। दिस में इम्पैक्ट द रिटर्न्स।
सो टैक्स बेनिफिट्स इसमें क्या क्या हैं? यू नीड टू नो द फॉलोइंग थिंग्स टू गेट अ गुड रिटर्न्स. You need to know the following things to get a good income understanding of income tax benefits in mutual funds. अब हम लोग जिसमें टैक्स बेनिफिट्स हैं वो वाले स्कीम्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्कीम विच हैव सेक्शन 80C बेनिफिट्स, डिविडेंड पे आउट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज. ये आते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स वाले स्कीम्स. इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं. ETC में क्या होता है, मैंने थोड़ा सा जो है मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, जो मैंने स्कीम्स बताए थे टैक्स वाले उसमें बताया था, बट अब हम डिटेल्स में जाएंगे. इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 सेक्शन 80C बेनिफिट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन दी ओल्ड टैक्स. 20 अप्रैल 2020 से जैसे आपने मेरे पहले अगर आपने मेरी सेविंग स्कीम्स देखे होंगे पोस्ट ऑफिस और बैंक स्कीम, तो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है ओल्ड टैक्स बेनिफिट्स और न्यू टैक्स बेनिफिट्स. तो हर एक में ओल्ड टैक्स बेनिफिट्स में आपको अंडर 80C सेक्शन आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स में, जबकि न्यू टैक्स बेनिफिट न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं है. सो सेम लाइक दैट effective from 1st April 2020 they are not available on the new tax system, but yes they have. It depends which one you choose. If you choose the old tax benefit तो आपको 80C का benefit मिलेगा. If you choose new tax benefit then you will not get the 80C benefit. तो डिपेंड करता है आप कौन सी स्कीम चूज़ कर रहे हैं कि इसमें ओल्ड टैक्स वाला है सिस्टम या न्यू टैक्स वाला है. सो ELS जैसे जो मैंने बताया वो उसमें वो प्रोवाइड करता है वो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स. हमने स्टार्टिंग में भी हमने ये डिस्कस किया है ELS स्कीम्स. सो अंडर ELS स्कीम्स इन्वेस्ट अप टू ₹1.5 लाख. इसमें एक आपको अमाउंट दे दिया जाता है कि अप टू दिस एक्सटेंट ओनली, अप टू 1.5 ओनली इफ़ यू इन्वेस्ट आपको अंडर 80C सेक्शन आपको डिडक्शन मिल जाता है. फॉर टैक्स और मैच्योरिटी और विड्रॉल अमाउंट प्लीज़ रिफ़र टू. अब हम कैपिटल गेन टैक्स भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे. टैक्स ऑन मैच्योरिटी, विड्रॉल अमाउंट क्या है, कब टैक्स बेनिफिट मिलता है. बट होप आपको ये 80C बेनिफिट्स वाला ELS वाला क्लियर हो गया है. डिविडेंड टैक्स. In the past, for an investor, the dividend received from a mutual funds company was completely tax free. जब पास में हमने देखा इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड जो रिसीव होता है पहले फ्री था, टैक्स फ्री. बट फॉर द म्यूचुअल फंड्स कंपनी द डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड वेयर टैक्स्ड एंड इट वाज नोन एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. जो डिविडेंड आता है अब वो कहलाया जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. पहले ये कम्प्लीटली फ्री होता था, बट नाउ डिविडेंड्स आर टैक्स. उसे कहा जाता है DDT. जो रेट है दैट वाज 10% फॉर इक्विटी फंड्स एंड 28.84% फॉर डेट फंड्स. डेट फंड्स जो कि गवर्नमेंट इक्विटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये DDT था 28.84 और जो इक्विटी वालों के लिए है वो था 10%. द म्यूचुअल फंड कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग DDT टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहले जो था म्यूचुअल फंड कंपनी खुद भरती थी ये टैक्स. द NAV ऑफ द फंड केम डाउन एट टू द एक्सटेंट ऑफ DDT. जितना भी DDT डिडक्ट होगा उसके हिसाब से NAV नेट एसेट वैल्यू जो मैंने प्राइस बताया परचेज करने का होता है वो डाउन आ जाता था. बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 DDT रिमूव कर दिया. इट मीन्स द म्यूचुअल फंड कंपनी वोंट डिडक्ट DDT वाइल पेइंग डिविडेंड्स. उनको कोई DDT नहीं भरना है जब वो डिविडेंड्स पे कर रहे हैं. बट द डिविडेंड्स विल बी टैक्सेबल फॉर द इन्वेस्टर एज पर देयर इनकम टैक्स स्लैब्स. पहले जो था हम इन्वेस्टर्स लोग के लिए फ्री था, टैक्स फ्री था, बट नाउ इट इज़ बीन डिडक्टेड एज पर देयर इनकम टैक्स स्लैब एंड डिविडेंड्स आर टैक्स. So you have to pay tax. So if you receive dividends from a mutual funds company, they will be added to your income and then they will be taxed as per your income tax slabs. जो हमारा ये रहता है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसमें आपको ये शो करना रहता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आपको शो करना है एंड एज पर योर टैक्स स्लैब आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा.
on dividends. So you need to be aware of this before opting for dividends payout in म्यूचुअल फंड्स. अगर आप डिविडेंड पे आउट के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑप्शन है डिविडेंड पे आउट, तो उसमें यू शुड बी श्योर कि येस आई विल रिसीव डिविडेंड बट इट विल बी टैक्सेबल. सो नो वरीज इफ़ यू आर पेइंग, बट इफ़ यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स then of course you have to pay as per your tax plan the dividends. Capital gain tax क्या होता है? The profit that you get when you sell mutual funds units is known as capital gains. जब आपको प्रॉफिट मिलता है एट दी एंड, या जो भी आपने स्कीम चूज़ की है, तो जब आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको वो कैपिटल गेन्स कहा जाता है और उस पर टैक्स अप्लाई होता है एज कैपिटल गेन टैक्स. आपका जो एक कॉलम रहेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये उसमें चली जाती है आपकी इनकम प्रॉफिट, और अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब इस पर आपको टैक्स लग जाएगा. दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी और नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट पीरियड. ठीक है, ये दो में डिवाइड होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. और जो कैपिटल गेन्स है वो डिवाइड हो जाता है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में, ये अगर आप इक्विटी ले रहे हो या नॉन इक्विटी ले रहे हो, या इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है. होप यू आर क्लियर कि जो भी आपका प्रॉफिट आता है कैपिटल गेन्स में चला जाता है और आपका एज पर टैक्स स्लैब उसमें से टैक्स कट जाता है. सो डिटेल्स जो है मैंने आपको बताया ये टाइप्स के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इक्विटी नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट पीरियड, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन इक्विटी फंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर और आप उस पर प्रॉफिट कमाते हैं तो वो कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल gain. So from 1st April 2018 onwards, there is no tax on profits up to 1 lakh. After that, any profit is taxed at 10. 1 लाख तक आपका टैक्स फ्री हो जाता है, पर अगर आप 1 लाख से ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, रिटर्न्स गेन कर रहे हैं, तो उस पर आपको 10% डिडक्ट हो जाता है विदाउट इंडेक्सेशन. और बिफोर 1st April 2018 द रेट वॉज 0%. जैसे मैंने बताया इट वॉज टैक्स फ्री, आपको टैक्स नहीं पे करना होता था. पर फ्रॉम 1st April 2018 ऑनवर्ड्स आपको इस पर 10% लगता है मोर देन 1 लाख पे. 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? इफ़ यू इन्वेस्ट इन इक्विटी फॉर लेस देन 1 ईयर, ऊपर जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म में तो मोर देन 1 ईयर, बट यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो आप लेस देन 1 ईयर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आपको, तो वो कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन कहा जाता है, और अगर आप 1 ईयर के लेस देन 1 ईयर के लिए कर रहे हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है. सो इट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. द टैक्स रेट इज़ 15% एंड हेंस यू हैव टू पे 15% ऑन योर प्रॉफिट्स. क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो इस पर परसेंट ज़्यादा है टैक्स का. तो आप अगर गेन कर रहे हैं विद इन 1 ईयर तो फिर आपको 15% इस पर टैक्स भरना पड़ेगा. सो नॉन इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, जैसे मैंने उसमें बताया एक तो इक्विटी है और एक नॉन इक्विटी है, और लॉन्ग टर्म गेंस है, शॉर्ट टर्म. तो अब हम नॉन इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देखते हैं क्या होता है. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन नॉन इक्विटी फंड्स फॉर मोर देन 3 years एंड मेक प्रॉफिट्स, देन इट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस. तो इस पे जो टैक्स 3 years से ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें टैक्स रेट आ जाएगा 20% विद इंडेक्सेशन एंड हैंस यू हैव टू पे 20% टैक्स ऑन योर प्रॉफिट्स. इसमें आपको 20% पे करना होगा प्रॉफिट्स पे. और नॉन इक्विटी फंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेस देन 3 years के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. द प्रॉफिट्स विल बी एडेड टू योर इनकम अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड यू हैव टू पे टैक्स एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स. ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में, और एज पर योर टैक्स स्लैब आपको इस पर टैक्स पे करना होगा. सो इंडेक्सेशन जो हमने ऊपर किया है इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परचेज प्राइस अलॉन्ग विथ इन्फ्लेशन. ये जो हम ऊपर मेंशन किया गया है टैक्स रेट इज 20 विथ इंडेक्सेशन. जो इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि हमारा जो मनी का वैल्यू घटता जाता है उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो उसके हिसाब से वो इंडेक्सेशन के साथ आएगा 20% इन्फ्लेशन के साथ. सो नाउ
TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले जो है देयर वाज नो TDS कॉन्सेप्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स। जैसे हमने अपनी सेविंग स्कीम्स में देखा, पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में किसी में आपको जो ओल्ड सिस्टम में आपको TDS दिया जाता था। तो पहले म्यूचुअल फंड्स में ये नहीं था, बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 देयर इज़ TDS ऑन डिविडेंड्स पेड टू द इन्वेस्टर्स। इफ द डिविडेंड टू बी पेड इज़ मोर देन 5,000 then the mutual funds company will deduct 10% of the dividend amount as TDS की तरह वो डिडक्ट कर देते हैं 10% खुद से ही, अगर आपका डिविडेंड मोर देन ₹5,000 है। सो इफ एक्सेस TDS हैज़ बीन डिडक्टेड, तो यू कैन क्लेम इट एंड यू कैन गेट इट बैक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। आप उसे क्लेम कर सकते हैं, आपको ये रिटर्न मिल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट TDS एंड हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स। जैसे हमने पहले सेबी के बारे में हमने बोला था, बट इसके डिटेल में जानेंगे कि क्या है सेबी। जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड जो भी है सब कुछ सेबी रेगुलेट करती है। तो सेबी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये एक बॉडी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये फॉर्मुलेट करती है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेट द म्यूचुअल फंड्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन शेयर मार्केट, टू promote the development of securities market. SEBI issues guidelines and revises policy. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, ने रिवाइज और पॉलिसी अपडेट की थी। सो इट रिवाइसेस एंड अपडेट द पॉलिसीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द इक्विटी मार्केट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि SEBI इसलिए इसको लाया गया ताकि ये सब कंट्रोल्ड में रह सकें। सो this is the best thing that we have SEBI, and it regulates and formulate policies. So who can invest in mutual funds? Friends, जो भी मैंने अभी तक सेविंग स्कीम्स बताई थी, तो उसमें हर एक में HUF और NRIs के लिए नहीं था, बट इस म्यूचुअल फंड्स में इवन NRIs एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ कैन इन्वेस्ट। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स तो कर ही सकते हैं, जैसे सब सेविंग स्कीम्स में है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हैं, वो भी कर सकते हैं। कंपनीज़ कर सकती हैं, ट्रस्ट्स कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर सकती हैं। समझिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनके पास एक लमसम अमाउंट है और वो चाहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा पैसा जो है ग्रो करे। सो दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो हु कैन इन्वेस्ट? रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स, HUF, NRIs, people of Indian origin, companies, trust, cooperative societies, etc. So now जो हम बीच बीच में बोल रहे हैं NAV, तो NAV है नेट एसेट वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि इट्स द करंट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। जब हम म्यूचुअल फंड बाय करने जाते हैं तो हमें देखना है कि हम बोलते कि समझिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो हमें ये कितने यूनिट्स लेने हैं, तो डिपेंड करता है कि मेरा एक यूनिट कितने का है। जैसे NFO आता है, वो हमेशा 10 रुपीज़ का रहता है, तो एक यूनिट उसका 10 रुपीज़ का रहेगा। आपको कितने लेने हैं, तो दैट इज़ द NAV. It is called NAV, net asset value. So it is the current market price of 1 unit of a mutual fund scheme. NAV is calculated on a daily basis for open-ended scheme and weekly basis for close-ended scheme. जैसे मैंने बीच में डिस्कस किया था, NAV डेली कैलकुलेट होता है ओपन एंडेड के लिए, और क्लोज एंडेड के लिए वीकली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। NAV तो आपको चेक करना रहता है वीकली और डेली बेसिस पे कि NAV क्या चल रहा है। NAV इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड चार्जेस इनकर्ड बाय द फंड। जैसे मैंने बताया कि कुछ चार्जेस भी रहते हैं, इसमें एग्जिट चार्ज है, जो भी चार्जेस हैं उसमें आपको एंट्री लोड वो सब डिडक्ट होके आपकी NAV आपको बताई जाती है, या फंड मैनेजर चार्जेस हैं, ये सब उसमें से निकल के आपकी NAV कैलकुलेट की जाती है। NAV वैल्यू डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जैसे जैसे आप जो सेक्टर आप डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आपकी NAV कैलकुलेट होती है। उसका परफॉर्मेंस उस म्यूचुअल फंड स्कीम पे डिपेंड करता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस इन म्यूचुअल फंड्स। अब जो है चार्जेस हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं, ताकि यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको ये ना लगे कि मेरे यूनिट्स कैसे कम हो गए,
मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया था, मेरा अमाउंट कैसे कम हो गया? यूनिट्स तो कम नहीं हुए पर मैंने अमाउंट इतना इन्वेस्ट किया था तो उसके हिसाब से मेरे यूनिट्स कम हो गए। मैंने 1 लाख किया था तो ये कम कैसे हो गया? सो लेट्स गो कि इसके साथ क्या क्या कॉस्ट आता है। एंड जैसे हम फर्स्ट देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। जब आप बाय करते हैं तो आपको सबसे पहले लगता है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ऑन गोइंग चार्जेस जब आप होल्ड करते हैं, और जब आप सेल करते हैं एग्ज़िट चार्जेस। अब इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जब आप बाय करते हैं लगता है इन्वेस्टर्स विल नीड टू फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स इन्वेस्टर्स विल नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस फॉर एनी टाइप ऑफ परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा नहीं रहता है, ये काफ़ी नॉमिनल रहता है। तो जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जब आप बाय कर रहे हैं आप तभी पे कर देते हैं इन योर एनएवी जो भी है वो तभी आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो दैट विल बी 0.005% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 0.0005% आपको चार्ज किया जाएगा एज अ स्टैम्प ड्यूटी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपको बस 5 रुपीज़ होगा, जो कि 0.005% है ऑफ ₹1 लाख। So stamp duty amount will be deducted before allocating the units. If you invest ₹1 lakh, then the ₹5 will be deducted first. After that, the units will be allocated for the remaining ₹99995 पे, जो भी ₹5 डिडक्ट करके आपको उसके ऊपर यूनिट्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। ऑनगोइंग चार्जेस जब आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं? Ongoing recurring charges are collected by the mutual fund company for providing various professional fund management services to the investors। जैसे मैंने बीच में बताया था हमारे फंड मैनेजर्स रहते हैं, उनको भी पे करने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। सो दीज रिकरिंग चार्जेस आर कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस एंड डिडक्टेड फ्रॉम द NAV, net assets of the fund. So the NAV declared every day is after deducting these recurring charges. These recurring charges are known as expense ratio and it varies from 1.5% to 2.5%। जैसे हमने बताया स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 0.005%, ये होता है 1.5% से लेकर 2.5%, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी एंड टाइप्स ऑफ फंड्स। इक्विटी लेते हैं आप या डेट लेते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो विद इन द रेंज 1.5% to 2.5% वो डिडक्ट करते हैं। For example, if a equity mutual fund generates return of 14% and it has the expense ratio of 2%, then the effective return will be 12%। 14% अगर आपको रिटर्न्स दे रहा है कोई भी स्कीम, तो उसमें से चार्जेस अगर आपके इक्विटी में वो इन्वेस्ट कर रहा है तो 2% होगा, तो आपको 14 में से 2% निकाल दिया जाएगा, आपके जो रिटर्न्स बन जाएंगे दैट विल बी 12%। The expense ratio affects the returns of the mutual fund schemes and hence you need to consider the expense ratio before investing. So you should be very clear कि आपको ये कैसे आपका क्या क्या चार्जेस रहेंगे, इसमें क्या क्या डिडक्ट होंगे expenses. So you should be very clear. Accordingly you can invest and pay attention where the charges are going, which charges are being deducted. So exit charge, जब आप सेल करते हैं तो भी इस पे चार्जेस लगते हैं। एग्जिट चार्जेस आर लाइक पेनल्टी जो कि इन्वेस्टर को पे करना रहता है अगर वो यूनिट सेल कर रहे हैं बिफोर द स्पेसिफिक पीरियड एप्लीकेबल फॉर अ म्यूचुअल फंड। समझिए अगर आपका 3 इयर्स का है पर आप पहले ही आप सेल करना चाहते हैं तो उस पर आपको एग्जिट लोड लग सकता है। ये वेरी करता है फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, तो इसका जो रेंज है वो फ्रॉम 1% to 3% होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेल द यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी म्यूचुअल फंड बिफोर 1 year, देन 1% विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। सो एग्जिट चार्जेस होता है जो है वो डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम स्कीम्स NAV, और जो NAV वैल्यू विल कम डाउन रिजल्टिंग इन अ लेसर फाइनल अमाउंट। दिस इज नोन एज रिडेम्पशन NAV। सेल करते हैं उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। तो आपके NAV से ये डिडक्ट हो जाएगा और आपकी NAV जो रहेगी रिडेम्पशन की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड यू गॉट 1000 यूनिट्स, तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं विड्रॉ करने का, सेल करने का, रिडीम करने का एंटायर 1000 यूनिट्स आफ्टर 10 मंथ्स, तो जो NAV है करंट NAV अगर 15 चल रही है तो एग्जिट लोड उस पर 1% लग जाएगा ऑन दी NAV। सो इट इज़ 0.15 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1% ऑफ 15। सो दी रिडेम्पशन NAV हो जाएगी
15 माइनस 0.15 जो कि 14.85 हो जाएगा. यू विल नॉट रिसीव रुपीज़ 14,850 ओनली, दैट इज़ 1000 यूनिट्स जो आपने सेल किया मल्टीप्लाइड बाई 14.85 NAV, वो आपके हो जाएंगे 14,850. एग्जिट चार्जेस इन दिस केस इज़ ₹150. तो 15,000 से आपका 150 रुपीज़ निकल गया. So how to invest in mutual funds? You can invest either direct investment or invest through agents. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको जो है म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफिस डायरेक्टली जाना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा मनी बाय कंप्लीटिंग नेसेसरी पेपर वर्क या ऑनलाइन करना पड़ेगा बाय डूइंग ऑल थिंग बाय योर सेल्फ. So some mutual fund schemes allow investment through their websites and it can be made conveniently from your home online. जैसे मैंने बोला, advantage for with this approach is that you will not be charged any transaction fee or commission fee and your entire amount will be invested. अगर आप जैसे मैंने कुछ charges बताए तो इसमें जो जैसे आप एजेंट के पास जाते हैं तो वो तो अपना चार्जेस तो लेगा, फ़ीस तो लेगा, तो उसमें आपका कुछ यूनिट्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो इफ़ यू इन्वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम दी वेबसाइट्स या कोई भी ऑनलाइन साइट से तो फिर डायरेक्ट वेबसाइट से तो या म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके अगर आप करते हैं तो ये चार्जेस नहीं कटेंगे. सो एट द सेम टाइम इट मे बी इनकन्वीनियंट टू गो टू ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड कंपनी. समझिए आपको डिफरेंट चाहिए कि आपको आज SBI का चाहिए बट HDFC का चाहिए, ये सब अलग अलग चाहिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंट ऑफिसेज डिफरेंट बैंक्स में जाके करना पड़ेगा. तो इसका एक ये ही डिसएडवांटेज है कि यू हैव टू गो डिफरेंट ऑफिसेज या फिर डिफरेंट साइट्स पे जाके करेंगे तो नो प्रॉब्लम, बट इफ़ यू आर डूइंग इट मैन्युअली सो यू नीड टू गो टू डिफरेंट ऑफिसेज. इन्वेस्ट थ्रू एजेंट्स, अगर आप थ्रू एजेंट्स करते हैं, बहुत म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स आपने देखे होंगे, एजेंट्स देखे होंगे, वो आपको हेल्प करते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन, सेल करने में, जो भी क्वेरीज है आंसर करने में, पेपर वर्क कंप्लीट करने में. तो ये जो है आप एजेंट से कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें सब अवॉइड करना चाहते हैं. सो बाय गोइंग थ्रू दी एजेंट्स यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम्स. इट्स लाइक अ वन स्टॉप फॉर एनी म्यूचुअल फंड रिलेटेड थिंग्स. जैसे अगर आपको आप बोलते हो नहीं मुझे SBI में भी करना है, SBI म्यूचुअल फंड चाहिए, मुझे HDFC चाहिए, तो आप जाके एजेंट से अगर बोलेंगे आपको एक ही प्लेस पे ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है. ओनली थिंग इज़ थोड़े उसमें चार्जेस कटेंगे. हाउएवर वो लोग जो है वन टाइम फ़ी चार्ज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स अबाउट ₹10,000. तो ये आपको चार्ज करेंगे अबाउट 10,000. दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट डिलीवर्ड टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्टेटमेंट में जो है सब कुछ क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कितने चार्जेस कट रहे हैं, क्या चार्जेस कट रहे हैं. सो बी केयरफुल कि आपको स्टेटमेंट प्रॉपर जो मिलता है उसमें आप सब डिटेल्स देख सकते हैं. सो दिस विल रेफर जो भी आप चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेस कोई भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस में जाके डिटेल्स देख सकते हैं अबाउट द फीस चार्ज बाय द एजेंट्स. सो दीज चार्जेस आर एज पर दी गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी. जैसे मैंने बताया सेबी रेगुलेट करती है सारे पॉलिसीज़, तो वो गाइडलाइंस दिया रहता है. सो दिस विल बी अकॉर्डिंग एज पर दिस गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी टू म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड एजेंट्स ऑफिस. सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत ये हमें चार्ज कर रहा है. यू जस्ट गो टू दी गाइडलाइंस इफ़ यू हैव एनी डाउट इफ़ ही इज़ और शी इज़ चार्जिंग मोर टू यू. सो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे मैं बोला before investing always go for the offer document. So investor should read the mutual fund offer document before investment and it contains the following details, that is application form for investment. आपको application form मिलेगा सबसे पहले उसमें तो इन्वेस्ट करने के लिए, भरने के लिए. फीचर्स मिलेंगे, स्कीम के बारे में आपको मिलेगा कि ये किस सेक्टर में क्या इन्वेस्ट कर रही है. रिस्क फैक्टर्स मिलेंगे कि इसमें कितना रिस्क है. इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस मिलेंगे, क्या क्या इनिशियली क्या क्या आपको एक्सपेंसेस हैं इसमें. रिकरिंग एक्सपेंस मिलेंगे जैसे हमने डिस्कस किया, ऑन गोइंग ये सब एक्सपेंसेस क्या क्या बार बार हो सकते हैं. ट्रांजैक्शन एंड एग्जिट चार्जेस रहेगा उसमें. ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द स्कीम रहेगा कि इसने अभी तक कितने ईयर में कितना रिटर्न्स दिया है, वो सब कुछ रहेगा इसमें. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर्स रहेगा कि कौन सा फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है,
कितने एक्सपीरियंस है, तो हम अगर आपको ऐसा है कि हम इनके ही फंड्स में इन्वेस्ट करें, सो यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ फंड मैनेजर्स। परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्कीम्स लॉन्च बाय द म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस रही, दूसरी स्कीम्स की दोनों कंपेयर करके वो रहेगा। पेंडिंग केसेस रहेंगे अगर कोई कोर्ट में, वो बताया रहेगा। पेनल्टीज इम्पोज किया है वो बताया रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी सेफ। यू जस्ट गो थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट टू नो ऑल द डिटेल्स about your mutual fund, your scheme, and you can be very confident that yes, I know all these things and I can invest, and these will be my charges, and these are the things which I have to keep in mind. So nomination इसमें available है in mutual fund schemes. Nomination can be made only by individuals, either singly or jointly. Non-individuals like trust, society, partnership firm, body, corporate, ये वो nominate नहीं कर सकते. You can nominate up to 3 people as nominees. In case of multiple nominees, you need to specify the percentage कि कितना percentage of share देना है for each nominee. Total percent जो है 100% होना चाहिए. You can nominate a minor as a nominee, and in that case you need to provide a name, address and signature of the parent or guardian. अगर आप minor को nominee रख रहे हैं तो आपको parent और guardian का signature लेना होगा और nominee का name, address और इसका पेरेंट गार्जियन का प्रोवाइड करना होगा. नॉमिनेशन मेड बाय एन इंडिविजुअल विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्कीम्स इन द फॉलोइंग. नॉमिनेशन मेड बाय एन इंडिविजुअल विल बी एप्लीकेबल. एक बार जो आप नॉमिनेट कर देते हैं तो आप जितनी भी स्कीम्स ले रहे हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर ऑल अदर स्कीम्स टू. नॉमिनेशन इज़ नॉट अलाउड फॉर अ फोलियो दैट इज़ इन द नेम ऑफ माइनर. अगर माइनर के नाम पे है फोलियो तो वो उस पर नॉमिनेशन अलाउड नहीं होता. So friends, this is all about mutual funds. Hope you understood this the topic, and it's very clear कि what charges they charge. And अगर आपको कोई भी doubt हो तो you can ask, you can comment me. So for further clarification and further videos, I'll put more about mutual funds. You just stay tuned, subscribe my channel, and just stay tuned. And for any query, you can comment in the comment section. So as of now, for thanks and bye.